हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 एनसीईआरटी डिकोड सीरीज वर्क पावर एनर्जी ये रहा आपके सामने। आइए स्टार्ट करें। चलिए, टाइप ऑफ कॉलिजन, इसमें हम कॉलिजन का टाइप पढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है वो थोड़ा कंप्रेस तो होता है, राइट उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वापस से जब वो वहां से हटता है, यस पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यदि वो पूरी होती है नहीं होती है कन्वर्जन, उस पर बेस्ड टाइप्स है हमारे पास, टाइप ऑफ कॉलिजन्स। आइए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कॉलिजन में बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पर बेस्ड, यदि आपका जो दो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, यदि वो एक ही लाइन में है इन अ लीनियर, राइट टकराने के बाद टकराने से पहले, तो उसको बोलेंगे 1D, वन डायमेंशनल कॉलिजन। एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन, टक्कर या कॉलिजन से पहले या बाद में। इट मे बी पॉसिबल कि दोनों पार्टिकल्स एक लाइन में नहीं रहे, राइट तो उसे बोलेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। टाइप ऑफ कॉलिजन में एक दूसरा टाइप भी है बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको समझाया था यहां पर, राइट। During collision, kinetic energy converts to the potential energy and part of it is converted back. वापस बैक हो जाता है, कुछ पार्ट यदि हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, एक विशेष टाइप के अंदर काउंट करते हैं। उस पर बेस्ड हमारे पास तीन तरह की कॉलिजन्स हैं। यदि इलास्टिक कॉलिजन है, दैट मीन जो भी काइनेटिक एनर्जी टक्कर के समय, कॉलिजन के समय पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी, तो आफ्टर द कॉलिजन पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में रिकवर्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसे बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। एक और होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इसके अंदर अब कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का, पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ पार्ट ही काइनेटिक एनर्जी का रिकवर्ड होता है, कुछ लॉस हो जाता है। और एक तीसरा पार्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन हो रहा है वो रिकवर्ड नहीं होता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन जो बनी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड वाले केस में थोड़ी होती है, इसमें कुछ नहीं होता कन्वर्जन, राइट। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन की। सबसे स्टैंडर्ड पैटर्न है, दो बॉल्स हैं, एक की स्पीड u2 थी, ऑब्वियस पीछे वाली आके टकराई, u1 ज्यादा ही होगा, राइट। इस केस में एट द टाइम ऑफ कॉलिजन या ड्यूरिंग द कॉलिजन हो क्या रहा है, आइए समझते हैं। जब ये आके टकराएगा, ये वाले एग्जाम्पल को ढंग से समझना, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और आगे वाले की स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, राइट। इस समय जो एनर्जी है, राइट वो है काइनेटिक एनर्जी तो है इन दोनों में, बट पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यहां मैक्सिमम है, और फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी गायब हो गई। दैट मीन जो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस तक आते आते लॉस हुआ था वो रीगेन हो गया लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, राइट। तो ये ड्यूरिंग द कॉलिजन है, राइट। ऑब्वियस माइक्रो सेकेंड्स या कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए ही ये ड्यूरेशन होता है। कॉलिजन ध्यान रखिएगा, कॉलिजन में हमेशा टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम टाइम के लिए कॉलिजन हम उसको काउंट करेंगे, जब टाइम पीरियड कॉलिजन का कम होना चाहिए। आफ्टर द कॉलिजन इनकी स्पीड हो गई v1 एंड v2, राइट। एज यू नो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां लगेगा। क्यों? इस बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर लगाया, दोनों ने आपस में फोर्स लगाया, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे आप एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो आप लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट बॉडी का, सेकंड बॉडी का, सिस्टम का कंजर्व करना है मोमेंटम, आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम, बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम, राइट। सिस्टम का कंजर्व कर दिया, इक्वेशन 1 आ गई। एक दूसरा और, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है,
खासकर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहां पर दोनों पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी है उसी की बात कर रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने जब कहा था किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों की मिलाकर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। और ये उसी मेथड से निकल के आता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज द अप्रोच? U2 और U1 में से U1 पीछे आ रहा है, पीछे से U1 जो है U2 को टकरा रहा है, M1 M2 को टकरा रहा है। मास की टर्म से बात कर लो, U1 ज्यादा होगा U2 से, तो U1 माइनस U2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कॉलिजन के बाद V2 आगे निकल जाएगा, तो ये मानते हुए कि V2 बड़ा है तो V2 माइनस V1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों बराबर होंगे। इन दो इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस। V1 वेक्टर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 वेक्टर प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 वेक्टर। मैंने V1 और V2 के फॉर्मुलेस U1 U2 एंड M1 M2 की टर्म्स में निकाल लिए हैं। M1 जो मास है वो U1 के करस्पॉन्डिंग है जिसकी स्पीड U1 थी शुरुआत में, और M2 वो मास है जिसकी स्पीड इनिशियली U2 थी, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से V2 आफ्टर द कॉलिजन दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 वेक्टर। इन फॉर्मुलेस को ध्यान से, ये भी ध्यान रखना इलास्टिक कॉलिजन के लिए ये, राइट, बाकी अदर कॉलिजन्स के लिए नहीं है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए यदि ये लगाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आओ चेक करते हैं की पॉइंट्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का एक नाम और है परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब है, आइए देखिए। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन बट इट नॉट इक्वल थ्रू आउट द प्रोसेस। कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बराबर होती है, पहले और बाद में। सर ड्यूरेशन में क्या होता है, समझिएगा। मैंने क्या कहा था, जब दो बॉडी कोलाइड हो रही हैं तो एक कंप्रेस हो रही है, वो दूसरी भी कंप्रेस हो रही है, तो उस कंप्रेशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और फिर वापस से रिकवर भी हो जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होकर वापस से काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस ड्यूरिंग फ्यू मिली या माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है, कॉलिजन टाइम में हो जाता है। ओके, तो कोई यदि ये पूछे पूरे टाइम में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नहीं। असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे यहां पर, राइट। दूसरा एक और पॉइंट देखते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम, ड्यूरेशन कॉलिजन की बात कर रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सब कब मिनिमम होती है? दोनों बॉडीज टकराई, कंप्रेस हुई 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 हुई, कितना मैक्सिमम? कहीं ना कहीं एक अप्रोच आती है, उस केस में वेलोसिटी, राइट, सिस्टम की वेलोसिटी, राइट, एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम। जब बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाती है देन यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी उस केस में मैक्सिमम होती है। यस, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन आगे जाकर ये पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यदि बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो ड्यूरिंग मत बोलना, बस कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद, इन बिटवीन पहले काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। कब तक? जब तक दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वापस से बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्लियर? चलिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आप लगाओगे। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ध्यान से, फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए कंजर्व करना, राइट। चलिए एक पॉइंट और लीजिए, फोर्स आर कंजर्वेटिव, होल एनर्जी इज कंजर्व। कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनसे कोई लॉसेस नहीं हो रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रीगेन हो गई ना वापस, लाइक दिस। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। इस एग्जांपल में एक तो हमको ये बोला गया कॉलिजन इलास्टिक है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कॉलिजन किस टाइप की है और फिर क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करें। एक मास है, दो मास है, दूसरा स्टैटिक है, एक चल रहा है।
इनडायरेक्टली आपको u1 दे रखा है, u2 आपका 0 है, यदि हम अपने स्टैंडर्ड सिस्टम से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब आपको आफ्टर द कॉलिजन आपसे वेलोसिटीज पूछी गई है। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, टकराने के बाद एक वेलोसिटी पीछे हो गई और एक वेलोसिटी आगे हो गई, राइट? सही बोल रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? ये रहा, v1 और v2 निकालो। ध्यान से, यहां u1 और u2, से u2 तो आपका 0 था, बट जो u1 है विथ साइन रखेंगे, v1 v2 भी विथ साइन आएगा। आइए चेक करते हैं। मासेस, एक मास m था, एक 2m था, वैल्यूज रखी, यू विल हैव -v0/3। v1 माइनस क्या शो ऑफ कर रहा है? प्लस इसको मान रहे हो तो माइनस ही हो गया ना, अपने आप आ गया। मैंने यहां पर माइनस नहीं लगाया, एरो के अंदर माइनस आ गया। v2 कितना आया? m1 m रखा है, m2 आपने 2m रखा है। ध्यान दीजिएगा, m1 तो m है, m2 आपका 2m है, रखते ही आपको आंसर मिलेगा 2v0/3। प्लस मतलब आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर केस लेके आया हूं मैं, वापस देखना एनिमेशन क्या हुआ। इफ कॉलिजन इज इलास्टिक एंड m1 इक्वल्स टू m2, इलास्टिक कॉलिजन में दोनों का मास सेम है, u1 v2 बन जाएगा, u2 v1 बन जाएगा, वेलोसिटीज इंटरचेंज जाएगी। एक बार और देखिए एनिमेशन, ये देखिए, टकराते ही दोनों की स्पीड चेंज हो गई, राइट? इसकी और स्पीड ही क्यों? विद डायरेक्शन बोलो, वेलोसिटी बोलो। इसके पास वेलोसिटी थी u2, इसके पास u1 थी, इसने इसको दे दिया अपनी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर उसके पास पहुंच गई। इलास्टिक कॉलिजन में यदि मासेस सेम हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल देखें, ध्यान से देखिएगा, 10 एंड 6, 6 एंड 10 हो गया। पहले 10 और 6 था, अब 6 और 10 हो गया, कॉलिजन होती, वेलोसिटीज इंटरचेंज। स्पीड तो आपको दिख रही है क्योंकि यहां सेम डायरेक्शन है, बट मैं तो आपको वेलोसिटी तक बोल रहा हूं। ओके, चलिए एक केस और देखिए, 5 एंड 0, 0 एंड 5। जो चलता हुआ आ रहा था वो रुक गया और जो रुका हुआ था वो चल गया। क्लियर? ये इलास्टिक कॉलिजन में ही है। ये फॉर्मुलेस कहां से आए हैं? वहीं से जो हमने v1 v2 के फॉर्मूले बनाए थे, याद है ना? v1 वेक्टर इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल फॉर्मुलेस है। v2 का भी सिंबल है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। मुझे याद है तो आप याद कर ही सकते हो। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक एंड m2 इज मोर देन m1, m2 काफी बड़ा है, तब क्या होगा? इतना बड़ा है कि हम m1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब m1 प्लस m2 करें। ये काम करेंगे उन्हीं दो फॉर्मुलेज में, आपको ये दो रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपने इन रिजल्ट्स को याद कर लिया तो देखो ये वाला एग्जांपल कितना इजी लगेगा। ये एग्जांपल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द कॉलिजन विथ द वॉल, कंसीडर कॉलिजन टू बी इलास्टिक। वॉल है वो बहुत भारी है, इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है, वॉल भी चल रही है। ध्यान से, दिस कैन बी रिटन एज u2। ठीक है, ये आपका u1। मैंने कहा था जो मेरे फॉर्मुलेज होंगे उनमें विथ साइन, वो वेक्टर थे, विथ साइन रखोगे आप वैल्यूज। तो u1 आपका इस पॉजिटिव डायरेक्शन को 2 बोल दो। क्या मैं u2 को माइनस नहीं बोल सकता? विथ डायरेक्शन बोलना है मुझे तो। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? देखो वॉल तो काफी भारी है, तो छोटी मोटी बॉल्स आके टकराएंगी तो वॉल, दीवार की जो स्पीड है वो चेंज होने से रही। यही हमने लास्ट टाइम लिखा था, v2 इक्वल्स टू u2। लेकिन यहां जो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी बनेगी, दैट इज v1 वेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या था? v1 का जो अमाउंट था वो था 2u2, राइट, माइनस u1। ओके, u2 कितना है? -4, -4 का ट्वाइस करो -8, माइनस u1 करो 2, -8 -2 -10। माइनस मतलब ये वाली डायरेक्शन, 10 मतलब मैग्नीट्यूड। ओके, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं और इनको कोलाइड करवाते हैं। ये कोलाइड हुआ, ओहो
स्पीड 10 हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, और वॉल की, दीवार की स्पीड चेंज नहीं हुई। आप इनको रफ कर सकते हो, ये तो इनिशियल था। इस फॉर्मूले को याद रखो बस। यदि आपने इस फॉर्मूले को याद रखा, ऑरली क्वेश्चन कर सकते हो आप। वापस देखना चाहोगे, चलो वापस देखो। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, दीवार की स्पीड टक्कर के बाद चेंज नहीं होगी, इवन दो वेलोसिटी। क्यों नहीं होगी? दीवार बहुत भारी है, M2 और M1, M2 बहुत बड़ा है, तो जब M1 आके टकराएगा तो M1 की जो स्पीड है वही चेंज होगी। क्या करना था? दीवार की स्पीड डबल करना था, उसमें से इसकी स्पीड माइनस करना था। दीवार की स्पीड डबल करो, 4 into 4, 4 into 2, 8 इन दैट डायरेक्शन ध्यान रखना। आप चाहो तो उसको माइनस काउंट कर सकते हो, -4 into 2 -8, उसमें से इसको माइनस करो। ये तो प्लस ही काउंट करोगे, जब वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूले में पहले से माइनस है। -8 -2 -10, माइनस मतलब टक्कर के बाद बॉल इधर जाएगी 10 की स्पीड से। देखिए 10 की स्पीड से गई, राइट? समझे कितना इजी है ऑरल करना। इन रिजल्ट्स को याद रखो। 2 मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, क्या कहा था? इसमें पोटेंशियल एनर्जी, राइट, रिकवर नहीं होगी। जो भी कॉलिजन ड्यूरेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो रिकवर नहीं होती, वो चेंज काइनेटिक एनर्जी में होती नहीं है। दैट इज द टाइप ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, राइट? चलो देखते हैं। 2 मासेस, अलग अलग वेलोसिटीज, आफ्टर द कॉलिजन वो चलते हैं चिपक कर, स्टिक होकर, ठीक है? दोनों साथ साथ मूव करते हैं, मूव टुगेदर, तो दोनों की वेलोसिटी एक नहीं होगी। यस, देखो कॉलिजन किसी भी टाइप का हो, नेट फोर्स 0 रहेगा सिस्टम पर, तो आप बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व कर सकते हो। और जब भी मैं मोमेंटम बोल रहा हूं तो उसको लीनियर मानना। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, यू कैन फाइंड कॉमन वेलोसिटी। इस केस में दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, बट ध्यान से इनइलास्टिक कॉलिजन है, राइट? करें एग्जांपल्स, बट ध्यान से यहां एक लॉस भी होगा। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहती है, तो वहां लॉस 0 होगा, लेकिन यहां लॉस आएगा। लॉस हमने कैलकुलेट किया, कैसे किया थोड़ी सी मैं हिंट देता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों बॉडीज के पास थी, फाइनल थी, फाइनल भी है, उनका डिफरेंस लिया, और डिफरेंस लेने पर यह फॉर्मूला बनाए, इसको डायरेक्टली याद करो, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। एज लाइक हाफ mv स्क्वायर टाइप लग रहा है, बट m नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिड्यूस मास, म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और व्हाट इज यू रिलेटिव? इनिशियल वेलोसिटीज का रिलेटिव, u1 माइनस u2। और ध्यान से 1D है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर मत लगाओ, लेकिन विथ साइन रखना है आपको, u1 माइनस u2, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेना क्वेश्चन करने से पहले, फिर स्क्वायर कर लेना, ठीक है? तो हियर यदि आप ध्यान से देखो तो हियर u रिलेटिव इज, मैंने पहले ही बोल दिया, u1 वेक्टर, वेक्टर लगाया मैंने क्योंकि आप, मुझे मालूम है डायरेक्शन भूल सकते हो, तो u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। 1D के अंदर वेक्टर का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि हम केवल आगे डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे, पीछे को माइनस ले लेंगे, तो आप वेक्टर हटा सकते हो। बट ध्यान से, अगेन रिपीटिंग, विथ साइन रखना है वैल्यूज। चले, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे बोला गया परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर आपकी बॉडीज आफ्टर द कॉलिजन मूव टुगेदर, साथ साथ चलेंगी। क्या क्या पूछा है आपसे? फाइनल वेलोसिटीज पूछी है दोनों की, ऑब्वियस कंबाइंड ही होगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मोमेंटम कंजर्व करोगे, यहां से v का फॉर्मूला बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। वेक्टर का मतलब केवल विद डायरेक्शन रखना है। ये देखिए कॉलिजन हुआ और ये वेलोसिटी आ गई। अब टीम कैसे आई, आइए देखते हैं। v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटीज, मासेस, एक का मास 4 था, एक का मास 1 था। एक की वेलोसिटी 4 थी और दूसरे की वेलोसिटी 1 थी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, माइनस काउंट कर लिया। मासेस एक का 4, एक का 1, सॉल्व किया, यू विल हैव 3 मीटर पर सेकेंड।
राइट? ओके, चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में लॉस देखना है। मासेस आपको मालूम है 4 and 1, वेलोसिटीज 4 and -1। मैंने वेलोसिटीज बोला है, राइट? तो यू रिलेटिव ध्यान से रखना। ये देखो, पहले तो कॉलिजन देख लो, उसके बाद ये हुआ, अब वेलोसिटीज देख लो फटाफट से। 4 -1, मासेस आप रख दोगे m1 m2 अपन m1 प्लस m2, सॉल्व करोगे, यू विल हैव 10 जूल। ओके, आगे बढ़े। ठीक, अगला एग्जांपल, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। एनसीईआरटी ने 11th क्लास के अंदर 12th क्लास का न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक समझाया है। यस, एग्जांपल के अंदर टॉपिक समझाया है। व्हाट इज मॉडरेटर्स? मॉडरेटर्स क्या होते हैं पूरा समझाया है उसने, कि यूरेनियम होता है, उस पर न्यूक्लियर का बम्बारमेंट करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं जो फर्दर जाकर और यूरेनियम को तोड़ते हैं। यदि हमको कोई चेन रिएक्शन रोकनी है तो हमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होगा। स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। उन्होंने कहा नंबर 1 ड्यूटेरियम एंड नंबर 2 कार्बन। बताओ किससे करें हम स्लो डाउन? हम किस पार्टिकल को यूज लें जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर्स? ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कॉलिजन हो रही है। मॉडरेटर्स यूज लोगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स या तो ड्यूटेरियम टकराएंगे या कार्बन टकराएंगे और स्लो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? ध्यान से, यहां कॉलिजन हमने इलास्टिक अज्यूम कर रखी है। उसने बोला भी है कि यहां पर इलास्टिक कॉलिजन अज्यूम करें हम। ठीक है, अब मैं इलास्टिक कॉलिजन के ही बेसिस पर समझा रहा हूं। वैसे मैंने आपको इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक दोनों समझा दिए, बट ये कॉलिजन टाइप का ये जो एग्जांपल है ये इलास्टिक कॉलिजन के टाइप का है। ओके, ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको बताया गया था कि ऑब्लिक कॉलिजन में होता क्या है। M1 और M2 इस तरह से मूव कर रहे हैं कि लग रहा है कि 1D में, लेकिन आफ्टर द कॉलिजन अलग अलग एंगल पर चले गए, अलग वेलोसिटी से, V1 एंड V2 θ1 θ2 एंगल पर। ये इनिशियल केस था, ये फाइनल केस था। इनिशियल मतलब बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। ओके, आप यहां देख सकते हो दोनों के सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो एक लाइन पर नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई ये ऑब्लिक मोशन हो रही है। अब इसी ऑब्लिक मोशन के एग्जांपल्स देखते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान से, है तो ये कॉलिजन ही, तो क्या आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करोगे? ऑब्लिक मतलब 2D या 3D प्लेन में हो सकती है। 2D प्लेन में हो रही है तो एक्स और वाई में अलग अलग डायरेक्शन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, एक्स वाई या जेड में। फिलहाल एक्स और वाई में कर देंगे। इवन दो यदि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर देंगे सिस्टम की, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। इस पर कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, आइए देखते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखियो कितना इजी है। आपको बोला गया है कि ये जो एरो है, पहला वाला एरो, वो इनिशियल मोशन है फर्स्ट बॉल का, और दूसरी बॉल रुकी हुई है, उसके साथ टकराया। टकराने के बाद दोनों वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेक्टर दिखा रखा है। आपको बोला गया इसमें से कौन सा पॉसिबल है। आइए देखते हैं। पहला पॉसिबल है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट पॉसिबल? जो पॉसिबल है और जो पॉसिबल नहीं है, आओ दोनों डिस्कस करते हैं। वैसे तो आपसे नॉट पॉसिबल पूछा गया है, ठीक है। चलिए, क्या ये पॉसिबल है? इन दोनों करना क्या है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यदि आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, आप चाहो तो एक्स और वाई अलग डायरेक्शन में कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ एक बार में भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बीच में आ सकता है? हां, क्यों? ध्यान से देखिएगा, मासेस सेम दिए गए थे। यदि आप इसको कंजर्वेशन करेंगे मोमेंटम का, फाइनली प्लस P2 फाइनली, मासेस सेम है, वेलोसिटीज वेक्टर, इसको आप U1 वेक्टर लिखेंगे, मासेस कट जाएंगे, इसको लिखेंगे V1 वेक्टर, इसको लिखेंगे V2 वेक्टर। बाद वाले एरोस V1 V2 को दिखा रहे हैं, पहला वाला U1 दिखा रहा है, मतलब बाद वाले दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन पहले वाले वेक्टर के अलोंग बन सकता है क्या? इन दोनों का वेक्टर बीच में आ सकता है, U की तरह लग रहा है। इट मे बी पॉसिबल।
तो मैं पॉसिबल लिख देता हूं। करेक्ट आंसर है या नहीं वो तो हम देखेंगे, बट ये पॉसिबल तो है। चलिए, पॉसिबल तो हो गया। दूसरा वाला पॉसिबल है क्या सर? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट v1 v2 क्या बीच में आ सकता है? ध्यान से, इसका एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर सकता है, इसका एक कंपोनेंट सामने आ सकता है। आ तो सकता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से एक्स डायरेक्शन में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जो नॉट पॉसिबल लास्ट में लूंगा, पहले इसको देखो। क्या ये पॉसिबल है? इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा। कंपोनेंट कर लेते हैं, ये कंपोनेंट कट जाएंगे, रिजल्टेंट यहां आएगा। आ सकता है। उसने कहा नहीं है कि मैग्नीट्यूड्स नहीं दिए, बट हम तो डायरेक्शन तो देख सकते हैं ना, तो ये भी पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल कौन सा है? बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होगा। पॉसिबल क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। इनका रिजल्टेंट आई थिंक यहीं कहीं आएगा। एक्स में तो नहीं आ सकता, एक्स में तो खुद ही आ गया, ये एक वाई में आ गया, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एक्स के पास आ सकता है, बट एग्जैक्टली एक्स पर नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आफ्टर द कॉलिजन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज का एडिशन, वेक्टर एडिशन, इनिशियल सिंगल पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए, बट नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल ही हो गया। ये नीट में आया क्वेश्चन है। केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको तुम बोलते हो ना कि न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। कॉलिजन पर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? अब ये एग्जांपल भी बिलियर्ड बॉल वाला मैंने एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैरम बोर्ड वाला भी आप इसमें मन में रख सकते हो, बिलियर्ड्स बॉल का भी रख सकते हो। एक बॉल रुकी हुई है, मास m2, दूसरी बॉल u1 वेलोसिटी से आई, कोलाइड करा, ऑब्लिक कोलिजन उसने लिख दिया है, पहले ऑब्लिक हो रहा है, एक पार्टिकल उधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक का एंगल θ1, एक का एंगल θ2, वेलोसिटीज v1 एंड v2, राइट? इस तरह से बोला गया। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई, एक एंगल आपको दे दिया गया, कॉलिजन दिया गया इलास्टिक, फ्रिक्शन नहीं है मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा, रोटेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि घूमते हुए उनकी में, मतलब हो सकता है ना कि वो रोल होते हुए आगे बढ़े, तो रोटेशन भी काउंट नहीं किया गया, मतलब एनर्जी केवल ट्रांसलेटरी मोशन में ही है, जैसा कि हम नॉर्मली कॉलिजन में मानते हैं, राइट? ओके, अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन और है, मास इज सेम, और हां एक और है कि जो टारगेट है आपका वो रुका हुआ है, राइट? सेकंड बॉल इज कॉल्ड एज टारगेट, वो रुका हुआ है, टारगेट आपका रुका हुआ है। इन दो तीन कंडीशन के साथ अगर सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं। मैं पहले आपको लॉन्ग ट्रिक सिखाता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको मालूम है। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं आप। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एक्स और वाई में नहीं, सीधा कर दो। इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से, मासेस सेम है इसलिए मास कट गए, इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम था दोनों बॉडीज का, बट मासेस सेम तक कट गया, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटीज के वेक्टर्स के रिजल्टेंट्स के इक्वल है। इसी पर बेस्ड वो न्यूमेरिकल आया था नीट के अंदर, तो आप इनको वेक्टोरली ऐड कर दो, v1 के मॉड का स्क्वायर प्लस v2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 v1 का मॉड इंटू v2 का मॉड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स θ1 प्लस θ2, इसमें से एक दे रखा है θ1, एक दे रखा है 37, और u1 का मॉड का स्क्वायर, ये इन दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट है, और आपको रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला मालूम है, वही लगाया है। इक्वेशन नंबर 1, क्या ये इलास्टिक कॉलिजन है? यस। इलास्टिक कॉलिजन तो क्या इनकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी? यस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास सेम है, हाफ का फैक्टर मास कट जाएगा, तो u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करो तो कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। आइए देखते हैं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको ये दो इक्वेशंस, वापस देखिए, v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, यदि आप u1 का स्क्वायर लिखोगे तो u1 का स्क्वायर कट जाएगा, दैट मीन कॉस का फैक्टर 0 आना चाहिए। कॉस का फैक्टर 0 का बता, जब दोनों या एंगल इन द कॉस, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस के अंदर एंगल आपका 90 हो जाए, मतलब θ1 प्लस 37 90 होना चाहिए, तो θ1 कितना आ गया? 53। इजी लगा? अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा हूं।
शॉर्ट ट्रिक ये है, रिजल्ट आपके लिए नीट में आ सकता है इसी साल, समझिएगा। मासेस सेम होने चाहिए, इलास्टिक कॉलिजन होनी चाहिए, उनमें से एक रुका हुआ होना चाहिए। आफ्टर द कॉलिजन दोनों की दोनों पार्टिकल 90 एंगल पर जाएंगे। इसको याद कर लेना, वापस सुन लो। मासेस सेम, इलास्टिक कॉलिजन, ऑब्वियस ऑब्लिक होनी चाहिए, वन ऑफ देम इज रेस्ट, एक ही चलता हुआ आएगा, तो दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल आफ्टर द कॉलिजन होगा 90 डिग्री। ठीक है, यदि इसको याद रखोगे तो पिछला क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता। एक एंगल 37 तो दूसरा एंगल कितना आएगा, बोलो बोलो, 53। सीधा कर सकते थे, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑरली हाथों पे क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कोई अलग शॉर्ट ट्रिक लगेगी, लेट्स सी, देखते हैं। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन एंड एंगल भी निकालना है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो लास्ट वाला केस था इलास्टिक कॉलिजन वाला बने। यहां वेलोसिटीज एक वर्टिकल और एक लाइक दिस। ओके, v1 कितना है आपका, या देखिए v1 आपका v0/√3 दे रखा है, v2 आपका मालूम नहीं है, राइट। u2 कितना है, एक बॉडी आपकी रुकी हुई है और एक बॉडी आपकी v0 स्पीड से आ रही थी। जो v0 स्पीड से आ रही थी, राइट, फर्स्ट बॉडी वो तो गई v2 स्पीड से, और जो रुकी हुई थी वो आपकी हो गई v0/√3 स्पीड से। ठीक है, क्या करना है, नंबर 1 एक तो v2 निकालना है और एक एंगल निकालना है। सॉल्व करें, आइए कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। इस बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम है ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ध्यान से, सब मासेस सेम है बट इलास्टिक नहीं कहा, तो वो लास्ट वाली केस मत लगा देना। मासेस सेम है बट इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक हो देन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। अभी नहीं होगा, अभी तो आपसे थीटा पूछा गया है। तो यहां पर इसके पास एनर्जी है, इसके पास नहीं है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास नहीं है, मोमेंटम केवल इसके पास है। सर मोमेंटम तो इनके पास भी आफ्टर द कॉलिजन, यस, लेकिन आपको ओनली एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन लेना है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, लेकिन एक्स में। आप पहले एक्स में कर लो फिर वाई में कर लो। चलो पहले एक्स में करते हैं। देखो मासेस तो कट जाएंगे, तो क्यों ना हम सीधा वेलोसिटीज देखें। इसकी वेलोसिटी v0 ये रही, आफ्टर द कॉलिजन केवल v2 का एक कंपोनेंट आएगा, v2 cos थीटा, मास तो कट जाएगा। ये तो पूरा y एक्सिस में, चलो y एक्सिस में भी कंजर्व कर लो। सर इसके पास तो y एक्सिस में तो है ही नहीं इनिशियली, तो कोई बात नहीं, फाइनली यदि इनिशियल नहीं है तो इनिशियल 0 है तो फाइनली भी 0 होना चाहिए। फाइनली 0 होने के लिए एक के पास y एक्सिस में वेलोसिटी है, तो दूसरे पार्टिकल के पास भी वेलोसिटी होनी चाहिए लेकिन -y में, ताकि दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सके। इसके पास मोमेंटम, अगेन दोनों का मास सेम है, m सेम कट जाएगा, ओनली वेलोसिटीज देखो। इसकी वेलोसिटीज आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, v0/√3। आओ कंजर्व करते हैं, v0/3 ऊपर है, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, कौन सा, v2 का, वहां आया था cos एंगल की तरफ, यहां आएगा v2 sin, तो v2 sin की वैल्यू v0/√3। इसको तो आप उंगलियों पे कर सकते हो, आगे सॉल्व कर लो। इन दोनों का स्क्वायर करके v2 cos और v2 sin का स्क्वायर करके यदि आप ऐड करोगे तो आपके पास v2 आ जाएगा 2v0/√3, और यदि आप डिवाइड करोगे v2 sin में v2 cos तो आपके पास एंगल आ जाएगा 30, राइट। दो इक्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक बार x में एक बार y में। ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं और आ रहे हैं। एक और देखिए, पार्टिकल का, अगेन इस केस में मैंने मास सेम लिया है, ध्यान से देखिएगा, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दो कि इसका लेक्चर, आज का जो लेक्चर है, क्या आपको लगा, कैसा लगा, क्या और टिपिकल क्वेश्चंस होने चाहिए थे या और इजी होने चाहिए थे, या ये सही लग रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। चलो बात करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड से ये पार्टिकल आया, मैंने जानबूझ के ऊपर दिखाया था कि तुमको ऑब्लिक कॉलिजन दिखे, वैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है। u2 आपका 0 है, एक उस एंगल पे गया, एक इस एंगल पे गया, एंगल्स दे रखे थे आपको क्वेश्चन के अंदर कि इतने इतने एंगल्स पे गया। आपसे v1 और v2 पूछा गया, दोनों पूछे हैं, ठीक है, निकालें। ध्यान से क्या करना है,
कंजर्वेशन एक्स एक्सिस में कर दो। इसके पास मोमेंटम है, यस। उनके पास मोमेंटम है एक्स में, यस। एम v2 का कॉस, एम v1 का कॉस, दोनों तरफ एम आएगा। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करने से एम कट जाएगा। आओ कंजर्व करते हैं, ठीक है। पहला कंजर्व किया, एम कट चुका है, इसकी वेलोसिटी 20, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स में v1 cos 30, इसका v2 cos 30 ऐड करो। किया, क्या आया? v1 sin 30 इक्वल्स टू v2 sin 30। साफ दिख रहा है कि यहां से v1 और v2 बराबर है। ये हमने जो किया है ये y एक्सिस में किया है, ये हमने किया है x एक्सिस मोमेंटम कंजर्व किया है, y एक्सिस में कर लो। यहां पर आएगा cos, यहां आएगा sin, प्लस y में आएगा v1 का एक कंपोनेंट, माइनस y में आएगा v2 का एक कंपोनेंट। ध्यान से, शुरू में कोई y में कंपोनेंट है मोमेंटम का? नहीं। मतलब फाइनली आपके दोनों पार्टिकल्स का y वाले एक्सिस में कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, तब जाकर फाइनल मोमेंटम y एक्सिस में जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल भी जीरो है। सीधा दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालो, इक्वल कर दो। यहां से आएगा v1 इक्वल्स टू v2, उस वैल्यू को यहां पुट करो, आपके पास v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू 20/√3 आ जाएगा। राइट, ये था वर्क पावर एनर्जी के टोटल मिलाकर 3 लेक्चर। इसमें हमने कवर किया वर्क, एनर्जी, पावर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कॉलिजन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहली वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 था। राइट, अभी तो कुछ अपडेट हो गया है, और हम चाहेंगे कि हमने पूरा का पूरा जो आपको एनसीईआरटी से हम शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करा सकते थे, जिन पे क्वेश्चन बनता है, वो आपके सामने है। लेट्स सी, वेट कीजिए अगले चैप्टर का। थैंक यू।